Good morning, students. Today we are going to start the next topic. The name of topic is insurance and principles of insurance. Insurance क्या होता है और insurance के principles क्या होते हैं, that we are going to discuss in today's video lecture. Students, our life is full of uncertainties. हमारी लाइफ में बहुत सारी uncertainties हो सकती हैं. ठीक है, हो सकती क्या होती हैं. In the same way, our businesses are also prone to many type of risk and uncertainties. For example, building may partially or wholly get destroyed by the flood, cyclone, earthquake, fire. ठीक है, goods and other property may also damaged by theft, by fire and other kind of accidents or risk. ठीक है, तो these uncertainties are beyond the control of human being. Human being के control से ये बाहर होती हैं. ठीक है, and these uncertainties cause huge losses to the businessman. businessman को इन सारी uncertainties से बहुत ज़्यादा losses हो जाते हैं. ठीक है, अब उन losses के हो जाने की वजह से कई बार business को shut down भी करना होता है. ठीक है, वाइंड अप भी हो जाते हैं businesses because funds नहीं हो पाते हैं फिर इतने अरेंज, या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो बिजनेस डूब जाता है. तो इन सारी सिचुएशंस से बचने के लिए इंश्योरेंस काम आता है. ठीक है, अब इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज ए मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अगेंस्ट द ह्यूज लॉसेस कॉज्ड बाय मेनी टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज. जो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, उन अनसर्टेनिटीज की वजह से जो लॉसेस हो जाते हैं, उन लॉसेस को कन्वर्ट करने के लिए गुड, यानी कि उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए या उन लॉसेस को अवॉइड करने के लिए जनरली बिजनेसमैन टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी. वो अपने गुड्स का या अपनी प्रॉपर्टी का क्या करा लेते हैं? इंश्योरेंस करा लेते हैं. तो इंश्योरेंस इज ए मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग, ये एक ज़रिया है कि हमारे जो भी लॉसेस हो जाते हैं उन लॉसेस को दोबारा से क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए, या उन लॉसेस को अवॉइड करने के लिए, या उन लॉसेस को कन्वर्टिंग इनटू गुड, यानी कि उनको दोबारा से वैसे ही कर देना जैसे हम उस लॉस से पहले थे. बाय नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि ये जो लॉसेस होते हैं किसकी वजह से होती हैं? कोई नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है. नेचुरल फैक्टर फॉर एग्जांपल कोई साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक. ठीक है, मैन मेड जैसे कई बार फायर, थेफ्ट, ठीक है, या केयरलेसनेस. ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन सारी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से क्या होता है? लॉस. और उस लॉस को दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए इन गुड, यानी इन गुड का मतलब ये हो गया कि जैसे हम उस लॉस से पहले थे दोबारा से हम उसी सिचुएशन में पहुंच जाएं. उसी का मतलब मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग. ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग मतलब गेटिंग बैक इनटू द सेम सिचुएशन एज वी वर बिफोर द लॉस. और ये जो इंश्योरेंस होता है इसमें दो पार्टीज होती हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड. कौन होते हैं दो पार्टी? इंश्योरर और इंश्योर्ड. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंश्योरर और इंश्योर्ड. ठीक है, एक होता है प्रीमियम. देखो, इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी को क्या कहते हैं हम? इंश्योरर. हु इंश्योर्ड द बिजनेसमैन और सम अदर पर्सन, जो हमें इंश्योरेंस देता है, एश्योरेंस जो देता है. ठीक है, कि हमारे जो भी लॉस होंगे उनको जो है वो दोबारा से उनकी भरपाई कर देंगे, कंपनसेट करेंगे. जो लोग प्रीमियम पे करते हैं, यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी होल्डर जिन्हें कहते हैं, वो इंश्योर्ड होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ली हुई है. ठीक है, मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस मैंने सपोज करो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से लिया है. तो स्टार हेल्थ क्या है? इंश्योरर. मैं कौन हुआ? इंश्योर्ड. जो अमाउंट मैंने उनको दिया इंश्योरेंस करवाने के लिए वो क्या होता है? प्रीमियम. ठीक है, अब एक बात और आपको समझनी होगी कि इंश्योरेंस करा लेने से वो रिस्क अवॉइड नहीं होता है, रिस्क एलिमिनेट नहीं होता है, रिस्क स्टिल रिमेन्स देयर. रिस्क तो फिर भी रहेगा, यानी कि अगर मान लो मैंने मेडिक्लेम करा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब बीमार नहीं होऊंगा. बीमार तो हो सकता हूँ, कभी भी हो सकता है कोई भी बंदा बीमार. ठीक है, बट जो भी उसके हॉस्पिटल के चार्जेस होंगे, एक्सपेंसेस जो उसने किए होंगे,
ठीक है, अपने इलाज में, ट्रीटमेंट में, दैट या दोज एक्सपेंसेस गेट कंपनसेटेड बाय द इंश्योरर, यानी कि उनको कौन भरता है, फिर इंश्योरर भरता है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, दैट इज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ये बात समझ में आई। तो इंश्योरेंस जो होता है ना, हम जो प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम का अमाउंट कैसे तय किया जाता है, ठीक है, कैसे तय किया जाता है, मतलब ये होता है कि जितने भी इंश्योर्ड हैं लोग, जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, उनका कितना नंबर है, ठीक है। सपोज करो जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है वो 10,000 पर्सन है, ठीक है। कितने लोग हैं, 10,000, 10,000 लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, क्लियर। अब उन 10,000 लोगों को जो है कंपनी एस्टिमेट करेगी, देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो एस्टिमेट करेगी कि उन 10,000 लोगों को कितना लॉस हो सकता है, ठीक है, कितना लॉस हो सकता है। तो उस टोटल लॉस को, सपोज करो सबको 10 करोड़ का लॉस हो सकता है, ठीक है, 10 करोड़ का, तो एक बंदे के ऊपर कितना प्रीमियम आएगा, 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इसी तरीके से जनरली प्रीमियम काउंट करती हैं कि एक बंदे से हम कितना प्रीमियम ले सकते हैं। अच्छा, वैसा क्यों होता है, देखो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, इट इज़ अ डिवाइस बाय विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड, यानी कि जो लॉस हो सकता है, लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एन अनसर्टेन इवेंट, किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से जो भी लॉस होगा किसी भी पर्सन को, वो एक पर्सन को हुआ, उस लॉस को हम क्या कर देते हैं, स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ पर्सन्स। अनसर्टेन इवेंट्स तो आपको पता है, ठीक है, फायर, एक्सीडेंट, फ्लड, थेफ्ट और कोई भी केयरलेसनेस या एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है कि इस ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स से होने वाले लॉस को, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि ये जो 10,000 लोग हैं इन पर स्प्रेड कर दिया जाता है। कैसे, क्योंकि इन 10,000 लोगों को भी तो वही रिस्क है जो एक पर्सन को है जिसको वो लॉस हो चुका है, ठीक है। सपोज करो कि एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, मैं जैसे सपोज करो स्टार हेल्थ का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं स्टार हेल्थ, ठीक है। स्टार हेल्थ एक कंपनी है, स्टार हेल्थ में सपोज करो कि 500 पॉलिसी होल्डर हैं, पॉलिसी होल्डर, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, यानी कि मेडिक्लेम पॉलिसी करवाई हुई है, ठीक है। तो कंपनी इन 500 लोगों का एक्सपीरियंस अपने पास रखती है, ऑब्जर्वेशन रखती है कि इन 500 लोगों को एक साल में हमने कितना पेमेंट किया है, ठीक है, यानी कि कितने लोग बीमार हुए और उनको कितना हमने कंपनसेशन दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो वो कंपनसेशन, टोटल कंपनसेशन 500 लोगों का होगा, वो डिवाइड कर दिया जाएगा 500 से, तो एक पर्सन का प्रीमियम निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ये रिस्क है, ठीक है, रिस्क लाइक या लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड स्प्रेड हो गया, कई सारे लोगों में बट गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनसेशन हमें मिलता है, द कंपनसेशन वी जनरली रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इज एक्चुअली नॉट पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे नहीं करती है, वो किसने पे किया है, सारे पॉलिसी होल्डर्स ने मिलकर पे किया है, ठीक है। जैसे सपोज करो इन 500 लोगों से कंपनी ने 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किए, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना हो गया, ठीक है, नियर अबाउट 50 लाख। तो 50 लाख रुपए जो है वो कंपनी को मिल गए, ठीक है। अब उन 50 लाख लोग 50 लाख रुपयों से ही तो कंपनी पे ऑफ करेगी कंपनसेशन, तो कंपनी अपने घर से नहीं देती है, वो जनरली हमसे ही कर लेती है। तो एक डिवाइस है इंश्योरेंस, क्या है, इंश्योरेंस इज अ डिवाइस बाय विच लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड टू ए सिंगल पर्सन इज स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो एक पर्सन को सपोज करो 50,000 रुपये का कोई हॉस्पिटल का बिल भरना है, तो वो 50,000 इस 50 लाख में से ही जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अपने पास से नहीं भरती, क्योंकि इन 500 लोगों को सेम रिस्क है, 500 में से कोई भी बीमार हो सकता है ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे लगता है कि मैं तो जीवन में कभी बीमार होऊंगा ही नहीं, और अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी कराऊंगा ही नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी कौन कराते हैं, मेडिक्लेम कौन लेते हैं, जिनको लगता है कि भाई कभी बीमार हो गए तो हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है।
तो ये सारे लोग एक्सपोज्ड हैं सेम रिस्क को। जो भी लोग एक ही तरीके के रिस्क से जूझ रहे होते हैं वो सारे मिलकर, अगर वो चाहते हैं कि हम अपने आप को इंश्योर्ड करा लें, तो सारे मिलकर एक अमाउंट, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम, पे करते हैं। वो प्रीमियम इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी उसी एक्यूमुलेटेड अमाउंट में से पे ऑफ कर देती है कंपनसेशन इफ़ अराइज। ठीक है, तो ये तो होता है इंश्योरेंस। इतनी बात समझ में आ गई, ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, जितना मैंने बताया उतना कर लेना। एग्जाम्पल्स जो हैं उनको आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे। ठीक है, देखो बेटा, हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो जनरली इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस वो इसलिए कराते हैं कि इंश्योरेंस क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट क्या, हम एक क्या करेंगे, स्मॉल पेमेंट करेंगे, स्मॉल पेमेंट, और उस स्मॉल पेमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। उस स्मॉल पेमेंट के बदले हमने क्या करा लिया, इंश्योर्ड करा लिया, क्या, द ह्यूज लॉस। बात समझ में आई? मान लो कि मेरी बिल्डिंग में अगर फायर हो जाए, आग लग जाए बिल्डिंग में, तो मुझे सपोज करो 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ पर 50,000 रुपये की प्रीमियम पे करा के अपनी बिल्डिंग का फायर इंश्योरेंस करा लेता हूँ कि भाई 1 करोड़ तक का नुकसान अगर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे वो पैसा दे देगी। उसके बदले मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या दूंगा, 50,000 रुपीज़। तो ये क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूट है। ये तो सब हो गया कि भाई हम स्मॉल पेमेंट करके जो है अपने लॉसेस को या रिस्क को इंश्योर करा सकते हैं, बट उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। यहाँ पर देखो, पहला अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस होता है, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मीन्स बोथ द पार्टीज मतलब इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, इंश्योरेंस करने वाला और कराने वाला, ये दोनों पार्टीज, बोथ द पार्टीज शुड शो द गुड फेथ टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पर गुड फेथ होना चाहिए। मीन्स दे मस्ट नॉट कंसील्ड और हाइड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर। जैसे सपोज करो कोई LIC कराता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की कोई प्रीमियम हम कराते हैं, और उसे सपोज करो कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज़ है, जैसे सपोज करो उसे हार्ट अटैक की बीमारी है, तो वो तो कभी भी जा सकता है ना। ये बात अगर वो इंश्योरेंस कंपनी से छुपाता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि वो तो कल को ही या परसों या कभी जल्दी ऊपर चला जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी को सारा पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे से सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए, कोई भी फैक्ट्स छुपाने नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि द प्रॉपर्टी फॉर विच वी आर टेकिंग इंश्योरेंस, या इफ वी आर इंश्योरिंग द प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी uncertain event or any risk, then we must have an insurable interest in that property। ठीक है, ज़रूरी नहीं है a owner can only take a policy और take a insurance policy। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक मालिक जो होता है वही इंश्योरेंस पॉलिसी ले। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी ले सकती है इफ़ it has an insurable interest associated with that property। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपने कोई फैक्ट्री लीज पर ली है, ठीक है, फैक्ट्री किस पर ली है, लीज पर। उस फैक्ट्री में आपके लाखों का सामान पड़ा हुआ है, गुड्स पड़े हुए लाखों के। फैक्ट्री के मालिक तो आप नहीं है, फैक्ट्री आपने लीज पर ली है, सपोज रेंट पर ली है, ठीक है, तो मालिक तो आप नहीं हुए, मालिक कोई और है, आपने फैक्ट्री को रेंट पे लिया है और आपका करोड़ों का या लाखों का सामान उस फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कल को सपोज करो फैक्ट्री में आग लग जाए, ठीक है, देयर इज अ फायर इन योर फैक्ट्री, देन
जो लॉस होगा वो किसको होगा, आपको होगा या मालिक को होगा। भैया फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरीज हैं या जो गुड्स हैं फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड या रॉ मटेरियल है वो तो आपका है, जलेगा तो वही। बिल्डिंग तो उतनी नुकसान नहीं होगी। आप सपोज करो बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ ज़मीन थी, उसका क्या नुकसान हो रहा है, ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। ठीक है। और दूसरा, जब मालिक ने फैक्ट्री आपको रेंट पे दी थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि जिस सिचुएशन में मैं दे रहा हूँ, जिस पोजीशन में मैं आपको फैक्ट्री हैंड ओवर कर रहा हूँ, उसी पोजीशन में वापस लूँगा। तो मालिक तो आपसे वही सेम सिचुएशन में ही फैक्ट्री वापस लेगा। ठीक है। नुकसान किसका हो रहा है, आपका। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो आप इंश्योरेंस करा सकते हो फैक्ट्री का, ज़रूरी नहीं है कि मालिक ही कराए। ये होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो किसी भी प्रॉपर्टी से हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, हम तभी उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। क्लियर। वैसे ही सपोज करो कि आपके फादर हैं, वो आपकी मदर की LIC पॉलिसी करा सकते हैं। ठीक है। या मदर फादर की करा सकते हैं, उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आप पड़ोसी की तो नहीं कराओगे, ठीक है, किसी अननोन पर्सन की तो नहीं कराओगे, क्योंकि वहाँ पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो इंश्योरेंस कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मालिक होना ज़रूरी हो, कोई और अदर पर्सन भी करा सकता है इफ़ हिज और हर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज़ एसोसिएटेड विद दैट प्रॉपर्टी। जैसे मैंने फैक्ट्री वाला एग्जांपल आपको बताया। एक होता है इंडेमिनिटी। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि सारे इंश्योरेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होते हैं। इंडेमिनिटी का मतलब ये होता है कि वापस से उसी सिचुएशन में पहुंचाना जिस सिचुएशन में हम पहले थे उस लॉस से। ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेट करना होगा, यानी कि उस गाड़ी को फिर से वैसे ही बनाना होगा जैसे वो एक्सीडेंट से पहले थी। ये होता है इंडेमिनीफाई। ठीक है। कंपनसेट करना, हर्जाना है, मुआवजा देना। तो ऑल दी इंश्योरेंस आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को इसलिए काउंट नहीं किया जाता कि सपोज करो किसी की डेथ हो जाए और उसके फैमिली मेम्बर्स कहें कि आपने कहा था कि अगर कोई डेथ हो जाएगी तो हम उसको वापस से जिंदा कर देंगे, लाइव कर देंगे। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो उसको वापस से जिंदा करना इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। तो इंडेमिनिटी में यही होता है कि जो लॉस से पहले हम जिस सिचुएशन में थे, यानी कि द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू मेक ऑल आर लॉसेस गुड, यानी कि सारे लॉसेस को दोबारा से अच्छा कर देती है। ठीक है। यानी कि जैसे हम बिफोर द लॉस थे जिस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में पहुंचाना। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा क्या है? व्हेनेवर देयर इज एनी लॉस अराइजेस, अगर हमारे यहाँ कोई भी लॉस अराइज होता है तो उस लॉस का जो डायरेक्ट कॉज होगा, डायरेक्ट कारण होगा, ठीक है, प्रॉक्सिमेट मतलब डायरेक्ट कॉज। एक तो डायरेक्ट कॉज होगा, एक रिमोट कॉज होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट कॉज को देखेगी पहले, और वो डायरेक्ट कॉज अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में या कॉन्ट्रैक्ट में कवर है तभी कंपनी क्या देगी, हमें कंपनसेशन हर्जाना देगी, अदरवाइज नहीं देगी। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो आपकी फैक्ट्री में गुड्स पड़े हुए हैं, गुड्स, ठीक है, आपने उसका फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है। अब फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि अगर आग लगेगी और आग लगने के कारण आपके गुड्स खराब होंगे तो ही हम क्लेम देंगे आपको। ठीक है। अब सपोज करो ऐसा हो जाए कि जो आपके फैक्ट्री में गुड्स पड़े हुए हैं एक्सेसिव हीट के कारण ही खराब हो जाए। एक्सेसिव हीट का मतलब ये है कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए जहाँ पर वो गुड्स पड़े हुए हैं, और उस ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो ख़राब हो जाए। ठीक है। तो जो आग है या फायर जो है वो प्रॉक्सिमेट कॉज है, डायरेक्ट कॉज है, और जो एक्सेसिव हीट है वो रिमोट कॉज है। तो कंपनी क्या देखेगी? डायरेक्ट कॉज। वो कंपनी ये देखेगी कि आग के कारण गुड्स खराब हुई है या वो रखे ही अपने आप एक्सेसिव हीट के कारण खराब हो गए। तो कंपनी तो सिर्फ फायर के केस में ही क्लेम देगी, एक्सेसिव हीट में नहीं देगी। तो ऐसे ही हम प्रॉक्सिमेट कॉज देखते हैं। ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा हो आपके आसपास मेडिक्लेम जिनका होता है वो बीमार हो जाते हैं कई बार, और बीमार होने के कारण हॉस्पिटलाइज उनको करना पड़ता है, पर जो इंश्योरेंस कंपनी कई बार क्लेम पास नहीं करती। क्यों?
क्योंकि कंपनी कहती है कि ये वाली जो डिसीज़ थी ये हमारी पॉलिसी में कवर नहीं है, ठीक है। तो कवर नहीं है मतलब वो प्रॉक्सिमेट कॉज में नहीं आ रहा, ये होता है। एक होता है सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन का मतलब ये होता है आफ्टर द इंश्योरेंस कंपनी compensated and insured for the loss suffered by him, the right of ownership of the कह सकते हैं डैमेज्ड प्रॉपर्टी passes on to the insurance company, इंश्योरेंस कंपनी पर चला जाता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो आपकी कोई कार थी, कार बिल्कुल डैमेज हो गई, ठीक है, बिल्कुल डैमेज हो गई, फुली डैमेज एक्सीडेंट में, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एक नई कार लेकर दे दी, नई कार आपको दे दी, तो यानी कि आपका जो लॉस था वो उसकी तो भरपाई कर चुकी है कंपनी। अब बात आती है उस डैमेज्ड कार की जो एक्सीडेंट में ख़राब हुई थी। अब वो कार किसकी रहेगी? वो कार किसकी हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी की, आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपको जितना लॉस हुआ था उसको तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर चुकी है, उसका कंपनसेशन तो आपको मिल चुका है। तो जो डैमेज्ड प्रॉपर्टी है या कोई भी डैमेज्ड आइटम है वो किसका हो जाता है? इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। वो उससे जितना भी पैसा रिकवर कर सकते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन है, आपका नहीं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? समटाइम्स ए सिंगल पर्सन में टेक 2 पॉलिसीज, ठीक है, फॉर द सेम रिस्क। सेम रिस्क के लिए 2 पॉलिसी करा लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने थेफ्ट का कोई इंश्योरेंस करा रखा है या फिर कोई एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करा रखा है 2 इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपने एक्सीडेंट का कोई इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, 2 पार्टी से, ए और बी से। ए को आपने प्रीमियम पे किया 20,000 और बी को आपने प्रीमियम पे किया 10,000, ठीक है। ए को आपने प्रीमियम 20,000 पे कर दिया, बी को आपने प्रीमियम 10,000 पे कर दिया। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जितना आपको लॉस होता है आप उससे ज़्यादा पैसे इंश्योरेंस कंपनी से ले ही नहीं सकते, ठीक है। उसका एक फंडा यहाँ पर ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में कि जैसे सपोज करो आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 2 कंपनी से, एक ए है एक बी है। ए को आपने 20,000 प्रीमियम दिया, 10,000 बी को दिया, ठीक है। अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें सपोज करो कि 90,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, ठीक है, 90,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। सपोज करो कि उसमें 90,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये 90,000 रुपीज़ ऐसा नहीं है कि 90,000 ए से ले लो और 90,000 बी से ले लो, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू कैन नॉट चार्ज हायर वैल्यू फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी देन द लॉस एक्चुअली सफर्ड बाय यू। यानी कि जितना लॉस आपको हुआ है आप उससे ज़्यादा तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इनका हम रेशियो बना लेते हैं। रेशियो मतलब जैसे यहाँ पर भी 4 0 है, यहाँ पर भी 4 0, इनका रेशियो क्या हो गया? 2:1। अब जो एक्चुअल लॉस हुआ है उस लॉस को ये इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्पेक्टिव रेशियो में जो भी उनकी प्रीमियम का रेशियो रहा होगा, जैसे यहाँ पर 2:1 है, क्लेम दे देगी। तो यहाँ पर 2:1, 90,000 का 2:1 अगर हम करें तो 90,000 2 डिवाइडेड बाय 3 ये आपका आ जाएगा 60,000, बचा 30,000। तो ए आपको देगा 60,000 और बी आपको देगा 30,000, यानी कि जो आपका एक्चुअल 90,000 लॉस है वो तो आपको मिल जाएगा। बट जो ये इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने सेम रिस्क को कवर किया, ये रिस्क सेम होना चाहिए दोनों से ही, इससे भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना चाहिए और इससे भी एक्सीडेंट का होना चाहिए, ठीक है, सेम रिस्क होना चाहिए। तो आपको जो लॉस एक्चुअल हुआ है उस रेशियो में मिल जाएगा जिस रेशियो में आपने दोनों पार्टीज को प्रीमियम पे की होगी। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर में और कुछ खास है भी नहीं, इंश्योरेंस है तो इसको आप अच्छे से करना। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।